जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं इनके एक्सपर्ट। हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के बारे में। तो आप लोग को बता दें कि ये जो मैथमेटिक्स आपका होगा क्लास 10 का, ये टोटल बेस्ड होगा आपको एनसीईआरटी पर, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यानी एनसीईआरटी जो आपका बुक है, ये टोटल का टोटल बेस्ड होगा उसी पर। और आप लोग को ये भी जानकारी दे दें कि जो आपके सिलेबस में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल का टोटल क्वेश्चन, साथ में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन, यानी पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको इसमें। और अलग से आपका टेस्ट भी होगा और उसमें आपको पीडीएफ वगैरह सारा का सारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा, यह आपका विषय सूची है जिसमें सबसे पहला आपका एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं, जिस संख्या के बारे में जानकारी आपको चाहिए, पूरी संख्याएं आपको इसमें पढ़ना है। केवल वास्तविक संख्या ही नहीं हम लोग देखेंगे, संख्याएं जितनी है टोटल जानकारी आपको देंगे। यदि देखा जाए तो सिर्फ वास्तविक संख्या को पढ़ाकर हम आगे चल सकते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलता है। आपके सिलेबस में केवल वास्तविक संख्या ही नहीं पूछा जाता है, उससे अलग भी आपसे सवाल पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सभी संख्याओं को लेकर चलेंगे। इसके बाद आता है आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो फिर बहुपद में हम लोग देखेंगे एक्स वाई वाला जो होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो ये पूरे बहुपद की जानकारी हम लोग देखेंगे। बहुपद बनाना सीखेंगे, उसका शून्यक निकालना सीखेंगे, बहुपद के गुणांकों और उसके क्या बोलता है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को देखेंगे। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी बहुपद में। इसके बाद आता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें जो देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, उसका हल, किस में किस तरीके का ग्राफ बनाया जाएगा, यानी टोटल जानकारी आपको यहां से मिलेगा। इसके बाद आता है आपका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक। देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसके बाद आपका आएगा त्रिभुज यानी ट्रायंगल। और इसके बाद नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद आपका है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। इसके बाद आपका होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी को हम लोग कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस भी, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे, या इसको ऊंचाई और दूरी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वृत्त। इसके बाद आपका आता है वृत्त यानी सर्किल। और इसके बाद आपका होगा 11 नंबर जो एक्सरसाइज है रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को देखेंगे। 13वां एक्सरसाइज जो आपका होगा इसमें देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगला आपका है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद लास्ट में है आपका 15 नंबर एक्सरसाइज प्रायिकता या संभावित प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। और इतना देखने के बाद हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना बनती है यानी गेस्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए आज हम शुरू करने वाले हैं आपका जो सबसे पहला एक्सरसाइज आपका है, जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, वह है आपका वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो आइए शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की, ठीक है। सबसे पहला जो आपका है एक्सरसाइज जिसमें आता है आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या जानने से पहले आपको जानना होगा संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति, ये जो वास्तविक संख्या आता है ये आता है संख्या पद्धति के अंतर्गत, जो आप क्लास 10 में भी एक बार पढ़ चुके होंगे। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है।
तो वास्तविक संख्या की जानकारी से पहले आपको चाहिए संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। इसमें हम लोग संख्या का खेल देखते हैं, संख्याओं को समझते हैं कि आखिर संख्याएं कौन कौन सी है, किस किस संख्याएं के बारे में जानकारी आपको चाहिए, वो सारी चीजें, हर प्रकार की संख्याएं जिसका आप यूज करते हैं, ठीक है, जो संख्याएं आप यूज करते हैं आप अपनी जिंदगी में, या जितनी भी संख्याएं के बारे में जानकारी आपको है, वो सारी संख्याओं को जो है इसमें देखेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत। तो देखिए, जब संख्या पद्धति को आप बांटते हैं तो संख्या पद्धति को आप पूरे दो भाग में बांट लीजिए पहले, ठीक है। वो दो भाग आपका क्या क्या होगा, थोड़ा सा समझिएगा। संख्या पद्धति को जब आप बांटेंगे तो ये बटेगा आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। देखिए, पूरे संख्या पद्धति को यदि देखा जाए तो दो भाग में बांटते हैं। वो क्या क्या है, तो सबसे पहला आपका आता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और दूसरा है आपका काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। अब आप संख्या जितने भी यूज किए हैं उन सारे संख्याओं में से संख्या दो प्रकार से आप देखते हैं। एक संख्या जिसका कि आप यूज करते हैं, जो वास्तव में संख्या है, जिसका वास्तव में यूज किया जाता है, जैसे आप दशमलव वाली संख्या का यूज करते हैं, जैसे आप गिनती की संख्या का यूज करते हैं, जैसे आप बटा वाले संख्या का यूज करते हैं, जैसे आप रूट के अंदर वाली संख्या का यूज करते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर में भी कई प्रकार की संख्याएं होती है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, या फिर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। या फिर आप पूर्णांक वाले संख्या का यूज करते हैं, प्लस वाले संख्या का यूज करते हैं, माइनस वाली संख्या का यूज करते हैं। यानी जिस संख्या का आप वास्तव में यूज करते हैं, ठीक है, जिसका वास्तव में कुछ उपयोग है, वो सबका सब आपका क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। नाम में ही आपको लग रहा है रियल है, एकदम रियल है, ट्रू, वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर यदि आप संख्या की बात कर ले तो जितनी भी संख्याएं हैं, सबके सब संख्याएं जिसका आप यूज कर लेते हैं, सबके सब आपका वास्तविक संख्या है। सबके सब आपका कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब इसका एक छोटा भाई भी है। इस संख्या पद्धति का जो है दो संतान है, एक है आपका वास्तव में यानी एक उसका ओरिजिनल संतान है, एक इसका डुप्लीकेट संतान है। समझ में आ रहा है, यही काल्पनिक संख्या जो है ये इसका डुप्लीकेट संतान है, यानी नालायक है, इसका कोई उपयोग नहीं है, नालायक है, नालायक। समझ में आ रहा है। तो आपको ये भी मालूम होगा कि लायके को ब्याह शादी होता है, नालायक को ब्याह शादी ना होता है। ये तो वास्तव में रियल है ना, तो इसका ब्याह शादी भी हुआ और इसका संतान भी आगे हुआ, लेकिन इन नालायक के नालायक के रह गया। अभी नालायक कैसे है, आइए समझते हैं। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, जिस संख्या का सिर्फ इमेजिनेशन होता है, जिस संख्या को सिर्फ कल्पना जिसकी की जाए कि ऐसा हुआ भी होगा, ऐसा संख्या हो सकता है क्या, ठीक है, तो जिसकी सिर्फ कल्पना की जाए, जो सिर्फ कल्पना मात्र हो। कल्पना बोले तो क्या, सपना में, जैसे सपना में आप क्या देखते हैं कि अनुष्का शर्मा से हमारा ब्याह हो गया है, लेकिन होता है क्या, जब सपना खुलता है तो पता चलता है कि जा ले वही जो सुतले हैं जहां पहले सुते थे। हाँ, उसी तरीके से ये सिर्फ इमेजिंग करने वाली है, सिर्फ इमेजिंग इसका हो सकता है, वाकई में संख्या का उपयोग होता नहीं है। तो इसके अंतर तो बहुत सारी संख्याएं आ गई जिसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत कौन सी संख्या आएगी इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये काल्पनिक संख्या के अंदर जो संख्या आएगी आपका, वो संख्या कौन सी होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, रूट अंडर -3, रूट अंडर -5, रूट अंडर -7, यानी यदि किसी संख्या में
रूट के अंदर माइनस लग जाए, क्या हो जाए? यदि किसी संख्या में रूट के अंदर माइनस लग जाए तो उसे कहेंगे काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। क्योंकि सिर्फ इसकी कल्पना की जा सकती है, वाकई में इसका मान नहीं निकाला जा सकता है। रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या, इसका मान निकालना संभव ना है, ठीक है। इसलिए इस संख्या की सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, वाकई में इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। इसका वैल्यू निकालना सीखेंगे 11वीं में, अभी ना। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि सिर्फ इस संख्या की कल्पना की जा सकती है, वाकई में इस संख्या का कोई अस्तित्व अभी नहीं है, ठीक है। तो यह आपका कहलाएगा काल्पनिक संख्या। अच्छा बाबू, याद करने के लिए समझ लीजिए कि काल्पनिक संख्या में एक कालर है, आप लोग कालर देखे हैं? कालर, कालर खारा है, अंदर में छुड़ा है, ई वाला, ई छुड़ा है, ई कालर खरा है या अंदर में छुड़ा है। तो नालायक ये है पहचानना है कि कालर खरा करके चलेगा एकदम, छुड़ा इनने घुसियाले रहेगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं नालायक। यही नालायक है, इसलिए यह जो है आपका, इसका कोई ना संतान हुआ ना ब्याह शादी हुआ, इसका अस्तित्व यहीं पर खत्म है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि काल्पनिक संख्या क्या है। बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। कालर खरा अंदर छुड़ा काल्पनिक संख्या, कालर खरा अंदर छुड़ा काल्पनिक संख्या, कालर खरा रहेगा अंदर छुड़ा रहेगा काल्पनिक संख्या। ये टोटल का टोटल क्या है? आपका काल्पनिक संख्या है, ठीक है। चलिए अब आते हैं वास्तविक संख्या में। आइए, जब वास्तविक संख्या है, वाकई में ही संख्या पद्धति का ओरिजिनल संतान है, तो इसका हुआ ब्याह, होगा ही, ब्याह शादी तो होगा ही होगा। ये वास्तविक संख्या का शादी हुआ तो शादी होने के बाद बाल बच्चे होंगे, सही में बाल बच्चे होंगे निश्चित रूप से, निसंतान ना है। तो इस वास्तविक संख्या के जो है फिर दो संतान है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। हाँ, परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं, हम लोग नहीं सभी कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। फिर इस वास्तविक संख्या के जो दो संतान हुए, इसमें से इसका एक संतान कामयाब रहा और फिर एगो मतलब निकल गया गड़बड़, एगो ये जो है अपरिमेय संख्या, ये निकल गया इसका गड़बड़। पहले बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या, इसका अलग अलग आप डिफिनेशन समझेंगे, अलग अलग चीजें समझेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि वैसी संख्या जिसको आप बटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी वैसी संख्या जिसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जहां Q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब समझिए कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए। तो जितनी भी संख्याएं जिसे आप अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो सबके सब क्या होगा? तो वो सबके सब परिमेय संख्या होगा, ठीक है। वो सबके सब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और दूसरी चीज कि जिसे आप P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे आप अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो सबके सब आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा है? जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, जहां पर ये अंश और हर यानी P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, P Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक, P और Q दोनों पूर्णांक है और Q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वह आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। यदि आप संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है।
एक बात यहां पर आया पूर्णांक, क्या आया? पूर्णांक, कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब ये पूर्णांक क्या है, थोड़ा सा पहले हम पूर्णांक पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पूर्णांक, जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, यदि आप उसको पूर्णांक के रूप में देखेंगे तो उसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है आपका दशमलव वाला और एक होता है बिना दशमलव वाला। ठीक है, एक होता है आपका दशमलव वाला और एक होता है बिना दशमलव वाला। तो देख लीजिए, एक बात कर लेते हैं इधर दशमलव वाला, दशमलव वाला, ठीक है, और एक है बिना दशमलव वाला, बिना दशमलव वाला। एक है आपका दशमलव वाला और एक है आपका बिना दशमलव वाला। थोड़ा सा साफ लिखते हैं, स्पष्ट दिखना चाहिए आपको। बिना दशमलव वाला, बिना दशमलव वाला, ठीक है। तो जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उसमें कौन कौन सी संख्या आएगी? जैसे जिसको भी आप बटा के रूप में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, ठीक है, ये सबका सब दशमलव वाला है। और भी कुछ देखते हैं, 1.2, 3, 5, या फिर 1.22222 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ठीक है, या फिर 3.56798 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये सबका सब संख्या जो है आपका क्या है? दशमलव वाला है। और कुछ संख्याएं यहां है जो बिना दशमलव वाला है, जैसे मान लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, 0, +1, +2, +3, +4, इसी तरीके से और भी। या फिर आप मान लीजिए √4, √1, √9 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब जो संख्याएं हैं ये है बिना दशमलव वाली संख्याएं, और यहां पर कुछ संख्याएं जो लिखी हुई है दशमलव वाली संख्याएं। तो देखिए जितने भी यहां पर संख्या लिखी हुई है, चाहे वो माइनस वाला हो या प्लस वाला हो या बटा वाला हो या दशमलव वाला हो या कुछ बिना दशमलव वाला हो, ये सबका सब आपका क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, समझिएगा। तो इस पूर्णांक में कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसको आप बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको आप बटा के रूप में लिख सकते हैं, और कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसको आप बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसकी चर्चा अभी हम इसके बाद करेंगे कि किसको बटा के रूप में लिख सकते हैं और किसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इसके बाद देखिएगा, अभी हम लोग बात कर रहे थे परिमेय के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर, तो आप परिमेय संख्या के बारे में अभी देखिए कि वैसी संख्या जिसको आप बटा के रूप में लिख सकते हैं, जिसको आप अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यानी P और Q का मान दोनों पूर्णांक होना चाहिए, बटा में 0 नहीं आना चाहिए, यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वह आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। देख लीजिएगा, लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए जहां P और Q
P और Q दोनों पूर्णांक हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सबका सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं पहले परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए यहां लिखे 2। अब कहिएगा कि 2 को बट्टा में कैसे लिखेंगे, और 2 को बट्टा में लिखने के लिए सोचना पड़ता है। जब किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ ना दिखे तो समझ लीजिए कि उसके बट्टा में 1 है। अब देखिए ऊपर में भी पूर्णांक संख्या और नीचे में भी पूर्णांक संख्या, ऊपर नीचे पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक है, बट्टा के रूप में लिख दिए, परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, 5/2 परिमेय संख्या है, 9/5 परिमेय संख्या है। ठीक है, या फिर ये तो आपको स्पष्ट बटा के रूप में दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये बटा के रूप में नहीं लिखा हुआ है। या फिर -1/3, -5/4, -7/9, कुछ भी जिसको आप बटा के रूप में लिख रहे हैं सबके सब परिमेय संख्या है। तो ये तो स्पष्ट आपको दिख रहा है कि जिसे आप बटा के रूप में लिख रहे हैं वो परिमेय संख्या है। लेकिन कभी कभी आपको संख्या कुछ इस टाइप से देगा, क्या देगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए लिख दिया 1.2, 2.32, 5.543, 7.235। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि इसे तो बटा के रूप में नहीं लिखा गया, ना लिखल है। यदि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि कोई भी संख्या जो दशमलव के रूप में है आप उसको आसानी से भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो एक बार देख लिया जाए कोई भी दशमलव वाली संख्या को भिन्न के रूप में आप कैसे बदलेंगे। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 1.2, तो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दाहिना से जितने अंकों के बाद दशमलव को हटाएंगे बट्टा में 1 पर उतना ही जीरो सटाएंगे। दाहिना से जितने अंकों के बाद दशमलव हटाएंगे बट्टा में 1 पर उतना ही जीरो सटाएंगे। तो देखिए यहां 1 अंक के बाद दशमलव को हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 12 बट्टा में 1 पर एगो जीरो सटाएंगे। देख लीजिए पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए। यहां लिखा है 2.32। तो क्या क्या देख रहे हैं यहां पर कि दाहिना से कई अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है। तो दाहिना से 2 अंकों के बाद दशमलव हटाएंगे तब बट्टा में 1 पर 2 गो जीरो सटाएंगे। देखिए दाहिना से 2 अंक के बाद दशमलव हट रहा है तब बट्टा में 1 पर 2 गो जीरो सटाएंगे। ठीक है, बट्टा में 1 पर 2 गो जीरो सटाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका। अगला यहां देखिए 5.543। अब इसको भी आप आसानी से बदल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बदल सकते हैं। यहां देखिए दाहिना से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हटा रहे हैं यानी 5543। तो दाहिना से 3 अंकों के बाद दशमलव को हटाएंगे तब बट्टा में 1 पर 3 गो जीरो सटाएंगे। बट्टा में 1 पर 3 गो जीरो सटाएंगे, सटा दिए, यह भी आपका हो गया, समझ में आ गया। तो यदि आपका संख्या कोई लिखा हुआ है दशमलव वाला, यदि दशमलव के बाद में डॉट 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 नहीं लगा हुआ है यानी दशमलव के बाद वाले अंक जो है आपका वह पूर्ण रूपेण कट गया है, ठीक है, उसमें डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है तो वह आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। तो दशमलव वाला भी क्लियर हो गया। जब भी आपको कोई दशमलव वाली संख्या देकर कहेगा कि बताइए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, तो आपको क्या देखना है, सिर्फ इतना ही कि दशमलव के बाद कहीं डॉट 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 तो ना लागल है।
यदि दशमलव के बाद डॉट 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 लागल रहेगा तो समझ लीजिएगा कि उसको आप बटा के रूप में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। और जिसको आप बटा के रूप में नहीं बदल सकते हैं वह आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया। अब कभी कभी आपको संख्या क्या देगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और भी इसका एग्जांपल लेते हैं हम अभी। कभी कभी आपको संख्या रूट वाला दे देगा, ठीक है, रूट वाली संख्या। आइए देख लेते हैं कि जब रूट वाली संख्या दे दे तो क्या करेंगे, ठीक है। रूट वाली संख्या दे दे तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि रूट अंडर 5। अब बताइए कि 5 का वर्गमूल क्या होता है, ना मालूम होगा। 5 का वर्गमूल जो होता है 2 दशमलव कुछ 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 होता है, यानी दशमलव के बाद जो है वह आपका कटता ही नहीं है, दशमलव के बाद उसमें डॉट 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 आ जाता है। तो क्या यह आपका परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा, यह आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? रूट अंडर 7 या लीजिए, अब इसका पूरा पूरा वर्गमूल संभव है क्या? नहीं संभव है, तो यह भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। अब बताते हैं रूट अंडर 1 लीजिए, 1 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, 1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, तो जिसका वर्गमूल निकालेंगे वह आपका परिमेय संख्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जिसको पूरा पूरा वर्गमूल के रूप में बाहर निकाल लेंगे वह आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे रूट अंडर 1, रूट अंडर 4, रूट अंडर 9, रूट अंडर 16, रूट अंडर 25, यानी सबका वर्गमूल निकालना संभव है। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, ठीक है। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालना संभव हो वो सबका सब कहलाता है परिमेय संख्या। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालना संभव हो सबका सब कहलाता है परिमेय संख्या। और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालना संभव ना हो वो कहलाता है वो नालायक वाला, जो बताए हैं आपको अपरिमेय, उसकी चर्चा करेंगे अभी, ठीक है, उसकी चर्चा अभी करेंगे। पहले आप वर्गमूल इसको ठीक से समझ लीजिए। तो रूट के अंदर वाला आपका क्लियर हो गया, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा सबका सब क्या कहलाएगा? आपका परिमेय संख्या। आइए इसके बाद जब बात करेंगे और भी परिमेय संख्या के टाइप हैं जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक संख्या यहां पर लेते हैं हम 2.333333, ज्यादा 3 नहीं बोलेगा नहीं तो फ्री हो जाएगा, ठीक है। 2.333333 मतलब समझिए, इसका मतलब है कि 2.3 के ऊपर रेकरिंग, 2.3 के ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है दशमलव के बाद यदि कोई संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद यदि कोई संख्या बार बार लगातार रिपीट कर रहा है तो लगातार रिपीटेशन वाले संख्या को हटा दीजिए और उसके माथा पर एगो लगा दीजिए टिक्का, ठीक है, बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं इसको? रेकरिंग। तो जितने भी रेकरिंग वाले संख्या होते हैं सबके सब परिमेय संख्या, यानी जिसके ऊपर ये टिक्का लगल रहेगा सबका सब परिमेय संख्या। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि गुरुजी आप बोले कि दशमलव के बाद यदि डॉट 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 लग जाए चला तो वो होगा अपरिमेय संख्या। अहिया दशमलव के बाद डॉट 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 लागल है लेकिन आप कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है। सुनिए, दशमलव के बाद डॉट डॉट तो लगा हुआ है लेकिन एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, यानी ये रेकरिंग वाली संख्या है। और इस रेकरिंग वाली संख्या को आप आसानी से भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में बदल सकते हैं, जिसका p और q दोनों पूर्णांक होता है, जिसका p और q दोनों पूर्णांक होता है, तो यह आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। क्लियर हो गया? जितनी भी रेकरिंग वाली संख्याएं होगी सबका सब परिमेय संख्या, जितनी भी रेकरिंग वाली संख्याएं होगी सबका सब परिमेय संख्या। हाँ,
इसको भिन्न में बदलते कैसे हैं, ये जो रेकरिंग वाली संख्याएं हैं इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, जब हम लोग सिलेबस में चलेंगे वहां पर चर्चा कर लेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि जितनी भी रेकरिंग वाली संख्याएं हैं सबका सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दशमलव वाली संख्या जो अभी हम लोग देखे थे उसमें कुछ और बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहां लिखे 2.3567 डॉट 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 9 डॉट 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 9। अब आपसे यह सवाल रियर केस में पूछता है, मतलब एक हद पर जाकर यह सवाल पूछता है कि बताइए कि ये जो संख्या है आपका परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो आपका जवाब होगा कि ये जो संख्या है ये परिमेय है। कौन सी संख्या है, परिमेय है। अब आपका एक और सवाल होगा कि आखिर ये परिमेय क्यों है, समझाओ थोड़ा सा। दशमलव के बाद डॉट 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 का लागल है, लेकिन लास्ट में एक संख्या लिखा हुआ है, इससे ये अर्थ स्पष्ट होता है कि ये दशमलव के बाद जो है इसके भाग का अंत हो चुका है। समझ में आ रहा है, दशमलव के बाद इसका पूरा पूरा भाग खत्म हो गया है, दशमलव के बाद इसका पूरा पूरा जो है अंक कट गया है, इसीलिए यह जो है आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा है, इसको आप बटा के रूप में चेंज कर सकते हैं। ये रेयर केस का क्वेश्चन है, हम आपको रेयर केस की बात कर रहे हैं, मतलब स्पेशल केस पे बात कर रहे हैं कि जब दशमलव के बाद डॉट 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 लगा रहे और लास्ट में कोई संख्या जोड़ दे तो आप समझ लीजिएगा कि वह जो है आपका कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि दशमलव के बाद यहां डॉट डॉट लगाकर सिर्फ छोड़ दे, दशमलव के बाद सिर्फ डॉट 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 लगाकर छोड़ दे, तो कहिएगा कि अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको परिमेय और अपरिमेय की जानकारी अच्छा से मिल गया होगा। लेकिन हाँ, कुछ और चीजें अभी बची हुई है जिस पर हमें और समझने की जरूरत है। आइए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा परिमेय के बारे में, सॉरी अपरिमेय के बारे में। देखिएगा, अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। सिंपल है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। देखिए, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। समझिए अपरिमेय संख्या क्या है, तो हम आपको पहले ही बता दिए कि नालायक है। ठीक है, हाँ, नालायक का कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं रह पाता है। समझ में आ रहा है, तो वही चीज इसके अंदर है। ये आपका अपरिमेय संख्या जो है वैसी संख्या जिसे आप p बटा q के रूप में ना लिख सकते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे आप अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए, आप सीधा समझिए कि √2। अब √2 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है, 1.414। ये 3 अंक तक हम लिख रहे हैं, इसके बाद और भी लंबा सा होता है जिसका कि भाग का अंत नहीं होता है, लंबा सा होते जाता है। ठीक है, तो यह जो है आपका क्या है, यह आपका अपरिमेय संख्या है, यह आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात ना हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, सबका सब अपरिमेय संख्या है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, सबका सब अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम बात कर लें दशमलव वाला में, तो दशमलव वाला में जैसे देखिए 2.3479 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, आपको क्या बोलेंगे कि जब दशमलव के बाद वाली संख्या में डॉट 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 लग जाए, इसका मतलब समझिए कि यह जो भाग लग रहा है इसका अंत नहीं है, और भाग लगेगा और भाग लगेगा और भाग लगेगा। ठीक है, यानी कहां तक भाग लगते जाएगा इसका कोई अंत नहीं है। तो जब अंत नहीं है, अंत हुईबे नहीं किया, तो दशमलव के बाद वाली संख्या को कैसे गिनेंगे,
और जब दशमलव के बाद वाली संख्या को नहीं गिनेंगे तो आपको क्या बोले हैं कि दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के दाहिने अंक से गिनना पड़ता है। दाहिने अंकों के बाद, दाहिने से जितने अंकों के बाद दशमलव होगा बट्टा में एक पर उतना ही जीरो सटाना पड़ता है। आप बताइए डॉट 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 कहां तक गिने, कैसे गिनिएगा कि कई अंक के बाद दशमलव है, ना गिन पाइएगा। इसलिए यह आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे 2.13 133 1133 11133 डॉट डॉट डॉट, यह क्या है आपका, देख लीजिए रिपीटेशन तो हो रहा है, लेकिन कितना वाला रिपीटेशन हो रहा है, 1 3 1 3 1 3 1 3 होता तब ना, लेकिन ऐसा रिपीटेशन नहीं है। देखिए 1 3 है, भालो 1 3 है, यहाँ 3 1 है, फिर 1 3 है, 3 3 है, 1 1 है, ये क्या रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो संख्या है रिपीटेशन इसमें है, लेकिन रिपीटेशन किसी क्रम में नहीं ना है, किसी एक ही संख्या का या दो संख्या का या तीन संख्या का बार बार रिपीटेशन नहीं ना हो रहा है। तो यह जो संख्या आपका होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, अपरिमेय संख्या। दशमलव के बाद यदि डॉट 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 लगल है, अपरिमेय संख्या। रिपीटेशन तो है लेकिन किसी खास टर्म में रिपीटेशन नहीं है, किसी खास संख्या का रिपीटेशन नहीं है, तो वह आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आपको क्लियर कर ये पूरा हो गया होगा कि कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी परिमेय संख्या है। एक लास्ट बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपको कुछ संख्या दे दिया जाए, ठीक है, यदि आपको कुछ संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या दे दिया जाए और एक अपरिमेय संख्या दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि यहां 2 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है, और आपसे कहे कि दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ लीजिए, तो जो एक संख्या बना है यह कौन सी संख्या होगी। सवाल आपसे पूछता है, आपके सिलेबस का सवाल है, पूछेगा कि 2 + √3 कौन सी संख्या है। सिंपल है, ये बेचारा साध आदमी है, साध, ये चोरवा है, अभी बताया नहीं, नालायक है, अपरिमेय जो है नालायक है। तो आप बताइए कि यदि आप अच्छा आदमी हो, ठीक है अच्छा आदमी हो, लेकिन आपका संगति किसी नालायक के साथ हो गया, समझ में आ रहा है, तो आपको किस नजर से लोग देखेंगे। यदि वो चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा और आप भी उसके साथ रहेंगे तो आपको साध कहेगा, कोई ना कहेगा, कहेगा ये हो चोरबे है। ठीक है, जैसे आपके घर में यदि मान लीजिए कि 5 किलो आम रखल है, उसमें एगो सरलका आम को रख दीजिए, ठीक है, एगो सरलका आम को रख दीजिए, बाकी निमन को आम की सरा देगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए यदि आप किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, बाबू क्या करते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या फिर गुना करते हैं या फिर भाग करते हैं, बात को गौर से समझिएगा। यदि किसी परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या को दोनों को आपस में या तो जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, जो संख्या बनकर आएगा हमेशा अपरिमेय कहलाएगा, हमेशा अपरिमेय कहलाएगा। यानी नालायक के संगत में रहेगा तो लायक आदमी भी नालायक बन जाएगा। जैसे एक टोकरी अच्छे आलू में यदि एक सड़ा हुआ आलू रख दिया जाए तो पूरे टोकरी के आलू को सड़ा सकता है, लेकिन पूरा टोकरी का अच्छा आलू एगो सरल आलू को अच्छा नहीं कर सकता है। सेम वही बात यहाँ पर है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि यहाँ लिखे √16, √16 का वर्गमूल 4 परिमेय संख्या है। अब बट्टा में √3, ठीक है, तो ऊपर में परिमेय संख्या है और नीचे में अपरिमेय संख्या है। तो जब आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि दिया गया जो संख्या होगा हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा।
क्लियर है? यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को यदि आप जोड़िएगा या घटाइएगा या गुना कीजिएगा या भाग कीजिएगा, कोई भी प्रोसेस आप कीजिए, जो संख्या बनकर आएगा वो संख्या हमेशा 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 अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमेशा अपरिमेय कहलाएगा।